जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। कैसे हैं आप मित्रों? आशा ही नहीं अपितु हमें पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चाओं के उसी क्रम का एक और भाग करने जा रहे हैं और आपको पता ही है कि ये चर्चाएं कौन सी हैं। ये चर्चाएं हैं लोकसभा चुनाव 2024 की हमारी जो सीटवार भविष्यवाणी है उसके बारे में। देखिए, हम एक एक सीट की भविष्यवाणी के वीडियो तो डाल चुके हैं YouTube पर, लेकिन ये जो वीडियो हैं इस क्रम के, इन सभी में हम बात कर रहे हैं कुछ रोचक चर्चाओं के साथ चुनिंदा सीटों की। हम अब तक कुछ प्रदेशों की बात कर चुके हैं। अब हम जो प्रदेश अपने साथ लेकर चलने वाले हैं इस वीडियो में, वो है महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आपको यह भी निवेदन कर दें कि यदि अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपके साथ हमारा जुड़ाव जीवंत और जोरदार हो सके। आवश्यक भी है हमारे लिए, अंक ज्योतिष के लिए, आपकी कृपा, आपका साथ, आपका सहयोग। मित्रों, लोकसभा चुनाव के परिणाम मतगणना के क्या रहेंगे ये तो इस देश का मतदाता तय कर रहा है। अब तक 5 चरणों में तय कर चुका है, 6वां और 7वां चरण शेष है। तो इस देश का महान मतदाता और परमपिता परमात्मा ये तय करेंगे कि कौन किस सीट से जीत रहा है या किसे कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन जैसे ओपिनियन पोल होता है, सर्वे होता है, एग्जिट पोल होता है, उसी तरीके से ये भी एक विधा है हमारी भी, अंक ज्योतिष। जिस तरह आप सेफोलॉजी का अस्तित्व नहीं नकार सकते, भले ही चाहे वो किसी आकलन में सही साबित हो, किसी में पूरी तरह गलत हो, किसी में आंशिक सही साबित हो, लेकिन उसका अस्तित्व आप नकार नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही जैसे एक पार्टी चुनाव हारती है या जीतती है तो भी आप उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते। हारने के बाद भी वो आपके लिए प्रासंगिक बनी रहती है। हार जीत होना चुनाव में चलता रहता है, भविष्यवाणियों का सही रहना गलत रहना चलता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ईमानदारी का आकलन करके रखा जाए, जिससे इस देश को, समाज को, आम जन को मदद मिले ये जानने में कि क्या तस्वीर रह सकती है। और हमारा इसी दिशा में ये आकलन किया गया है और ये इसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। हम आपको बताते चलें, नवंबर-दिसंबर 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से हम निरंतर ये सीटवार आकलन भविष्यवाणी का काम करते आ रहे हैं। और रहा सवाल अंक ज्योतिष के क्षेत्र में, तो हम इस क्षेत्र में अभ्यासरत रहते हुए 35 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। 36वां वर्ष चल रहा है। तो चल रहा है क्रम महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की जिस पहली सीट की हम बात करने जा रहे हैं, ये सीट है धुले। और धुले में क्या है कि भाजपा ने पुराने चावल निवर्तमान सांसद सुभाष भामरे को मैदान में उतारा है। फिर से पिछली बार की बड़ी विजय, और इस बार यहां क्या हुआ, महाराष्ट्र में इस बार पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा अद्भुत खेल हुआ है कि 2 शिवसेना है, 2 एनसीपी हैं। आपको याद है ना कि शिवसेना टूटी और उसके 2 भाग बने, तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को निर्वाचन आयोग ने औपचारिक शिवसेना कहा, यानी मूल वास्तविक, और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को
मशाल के चुनाव चिन्ह के साथ में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी ये नाम दिया। और आपको ये भी याद होगा कि एनसीपी टूटी तो एनसीपी अजित पवार वाली को निर्वाचन आयोग ने असली मूल या वास्तविक एनसीपी कहा। और नए चुनाव चिन्ह के साथ में शरद पवार वाली एनसीपी को शरद पवार यानी एनसीपी कहा गया। तो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर बना रही है गठबंधन, जिसका नाम है महाविकास अघाड़ी। और ये इंडिया गठबंधन का ही भाग है, उसी का दूसरा रूप कह सकते हैं। भाजपा ने भी एक शिवसेना अपने साथ में रख ली, वो भी मूल वाली एकनाथ शिंदे वाली, और एनसीपी भी रख ली मूल वाली अजित पवार वाली। अब है क्या कि एनडीए गठबंधन में भाजपा लड़ रही है 28 सीटों पर। हम आपको यह भी बताते चले कि कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, 28 भाजपा लड़ रही है, 14 शिवसेना शिंदे वाली, और 5 सीटों पर एनसीपी अजित पवार वाली लड़ रही है। ये शुरुआत में तय हुआ था। बाद में एक सीट हेराफेरी में अजित पवार वाली नासिक सीट है, वो चली गई एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास, और राष्ट्र समाज पार्टी को एक सीट दी गई है। महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन की बात करें तो शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीटों पर, और एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर। धुले में कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है, तो डॉक्टर शोभा दिनेश बचाव मैदान में, और शोभा जी यहां से हारती दिख रही है। हमें लगता है भाजपा के सुभाष रामराव भामरे जीतेंगे। अमरावती में क्या हुआ था पिछली बार कि नवनीत राणा, जिनके पति रवि राणा विधायक हैं यहां एक विधानसभा सीट से, तो नवनीत राणा ने एनसीपी, यानी तब एनसीपी एक ही हुआ करती थी शरद पवार वाली, उसके सहयोग से निर्दलीय रूप से अमरावती में विजय प्राप्त की। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि थोड़ा समय पहले नवनीत राणा भाजपा में आ गई, और भाजपा ने उन्हें अपने यहां से यानी कि अमरावती से प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया। अब कांग्रेस के खाते में ये सीट आई, तो बसवंत वानखेड़े मैदान में। हमें लगता है कि वानखेड़े यहां टक्कर तो देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी टक्कर नहीं देंगे कि जिससे वे जीत जाए। जीत का जहां तक सवाल है तो वो नवनीत राणा को एक बार फिर से मिल सकती है। पिछली बार नवनीत राणा निर्दलीय जीती थी, इस बार वे भाजपाई प्रत्याशी के रूप में जीतती दिख रही हैं। नागपुर की बात करें तो भाजपा का बहुत बड़ा चेहरा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा नाम, आरएसएस के लाडले नितिन गडकरी जी चुनाव लड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी जब 2014 में यहां से लड़ना शुरू किए, उससे पहले प्रायः ये गैर भाजपाई सीट रही है। भले चाहे नागपुर आरएसएस का गढ़ रहा हो, लेकिन इस सीट पर भाजपा का कब्जा जो है अपवाद स्वरूप ही रहा, अन्यथा ये गैर भाजपाई सीट। नितिन गडकरी ने 2 बार सीट निकाली अच्छे खासे मार्जिन से, और इस बार फिर मैदान में है। पूरा देश भाजपा, भारतीय राजनीति नितिन गडकरी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने डॉक्टर प्रशांत यादव राव पडोले को मैदान में उतारा। हमें नहीं लगता कि पडोले यहां पर कोई खास चुनौती बन पाएंगे नितिन गडकरी के लिए, या बन पाए हैं। हमारी गणना यह कह रही है कि नितिन गडकरी यहां से सरल ढंग से, तुलनात्मक रूप से सरल ढंग से जीतते दिख रहे हैं, और बड़े आराम से सीट अपने खाते में डालेंगे। और हम नववर्ष के अपने एक वीडियो में कह चुके हैं कि नितिन गडकरी फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, और भाजपा का बड़ा नाम उनका बरकरार रहेगा। गढ़चिरौली शिमूर में आ जाएं तो गढ़चिरौली शिमूर में क्या हुआ, भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद अशोक नेते, जिनका पूरा नाम अशोक महादेव राव नेते, उन पर दांव लगाया।
अब देखिए, एक उच्चारण में नेत कहलाता है, एक उच्चारण में नेते कहलाता है। होता क्या है कि प्रांतीय भाषा से अंग्रेजी में, फिर अंग्रेजी से हिंदी में उच्चारण में कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। ये भाषाओं अंग्रेजी की विशेषकर विवशता है। कांग्रेस ने डॉक्टर नामदेव दासाराम किरण को मैदान में उतारा है और हमें ऐसा लगता है, हमारी गणना ये कह रही है कि अशोक नेते पिछली बार भी सम्मानजनक अंतर से जीते थे, इस बार भी सम्मानजनक अंतर से जीतेंगे और ये सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आ सकती है। जालना की बात करें तो जालना में देखिए क्या मामला बैठा है। जालना में मामला ये बैठा है कि भाजपा ने अपने निवर्तमान सांसद और प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन कर चुके राव साहब दानवे पाटिल को मैदान में उतारा है। राव साहब दानवे, राव साहब दादाराव दानवे, एक दो तीन रूप इनके नाम के चलते हैं। मोदी मंत्रिमंडल का भाग भी रहे और कांग्रेस के खाते में ये सीट महाविकास अघाड़ी में आई तो कांग्रेस ने दांव लगा दिया कल्याण काले पर। अब मराठी उच्चारण अलग है इनके नाम का, हिंदी उच्चारण अंग्रेजी से जब पलट कर आएगा तो ये बनेगा। हमें लगता है कि कल्याण काले को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। दानवे साहब जो है, जो इनका बोलचाल नाम है दानवे साहब, तो दानवे साहब एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है राजनीतिक रूप से भी, और ऊपर से हमारे अंक ज्योतिष में उनके अंक भी भारी पड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सीट है जालना, यहां से राव साहब दानवे जीतेंगे, वे सीट निकालेंगे। औरंगाबाद की बात करें तो पूरे देश में हैदराबाद के बाहर अगर AIMIM पार्टी को कोई सीट मिली लोकसभा में तो वो ये थी। यहां से उनके प्रत्याशी इम्तियाज जलील सईद जीते थे पिछली बार। जीत का मार्जिन लगभग 4,500 के आसपास वोटों का रहा, वो एक और बात है, लेकिन जीत तो जीत होती है और ये बहुत बड़ी बात AIMIM के लिए थी। इस बार वे उधर से मैदान में है और हुआ क्या कि यहां एनडीए में शिवसेना के साथ, यानी शिंदे वाली शिवसेना के साथ ये सीट मिली, उन्हें अलॉट हुई। तो उधर क्या हुआ महाविकास अघाड़ी में, वहां भी शिवसेना, कौन सी, UBT उद्धव ठाकरे वाली, उसे मिली। अब दोनों शिवसेना आमने सामने हैं, क्योंकि पिछली बार शिवसेना के चंद्रकांत खैरे ये दूसरे नंबर पर रहे थे। तो खैरे को क्या इस बार खैर मनाने का अवसर मिलेगा? इस बार वे UBT शिवसेना की ओर से मैदान में वो भारी पड़ रहे हैं। इतने तो भारी पड़ रहे हैं कि AIMIM के प्रत्याशी सईद को रोक सके और साथ ही साथ शिवसेना शिंदे को भी रोक सके। तो हमारी गणना ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद की ये सीट शिवसेना UBT यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जीत सकती है। बल्कि अंकों की गणना के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जीतेगी और यहां से बाकी दोनों दलों को हार का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर AIMIM के खाते से सीट जाती दिख रही है। नासिक की अगर बात करें तो देखिए क्या है, जब हमने गणना की थी 17 अप्रैल 2024 को शाम 5 बजे से पहले कर ली थी हमने गणना। उस समय तक ये हुआ था कि नासिक सीट अजित पवार वाली एनसीपी को जाएगी और छगन भुजबल वहां से लड़ेंगे, ये तय दिख रहा था। प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ, लेकिन अजित पवार की एनसीपी को सीट दे दी गई थी, वो लगभग दे ही दी गई थी। तो हमने क्या किया कि वहां महाविकास अघाड़ी और एनडीए के गठबंधनों की अंकों की बात की, उनका विश्लेषण किया। तो एनडीए गठबंधन जो है वो भारी पड़ रहा था। अब एनडीए गठबंधन जब भारी पड़ रहा है तो उधर से किसे मिली ये सीट? अजित पवार की एनसीपी को उस समय। तो कौन जीतेगा? अजित पवार की एनसीपी। इसलिए हमने कहा कि अजित पवार की एनसीपी नासिक से जीतेगी। अब हुआ क्या कि बाद में ये सीट अजित पवार की एनसीपी से हटाकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दे दी गई। तो हमारी गणना में अंतर नहीं पड़ा,
क्योंकि हमने एनडीए और महाविकास आघाड़ी के आधार पर यहां गणना की थी, तो एनडीए ही जीतेगा यहां से। पहले अजित पवार की एनसीपी थी, तो एनडीए में वो जीत रही थी, अब एनडीए जीतेगा तो एनडीए का यहां प्रत्याशी कौन है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रत्याशी, तो वो जीतेगा। यानी एनडीए के खाते में नासिक की सीट बरकरार रहेगी। अब अगर बात करें तो भिवंडी, देखिए भिवंडी में क्या है कि भाजपा ने अपना पिछली बार को लगभग 1.5 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीते कपिल मोरेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा। बहुत बाद में जाकर एनसीपी शरद पवार को यह सीट खाते में मिली, तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, सुरेश म्हात्रे, जिनका एक प्रसिद्ध नाम बालिया मामा है। तो यहां यह माना जा रहा है, धरातल से जो रिपोर्ट आ रही है, कि शरद पवार ने या महागठबंधन ने, महाविकास युति जिसको कहते हैं, उसने यहां से प्रत्याशी उतारने में थोड़ी देरी कर दी। क्योंकि एक तो भाजपा के वे निवर्तमान सांसद तो वैसे भी मैदान में, ऊपर से समय रहते घोषणा हो गई तो यूं मैदान में आ गए, तो धरातल उनका दृढ़ है। खैर, ये जो भी बात हो, हमारी गणना के हिसाब से भाजपा के कपिल मोरेश्वर पाटिल एक बार फिर से जीतेंगे और महाविकास आघाड़ी को यहां निराश होना पड़ेगा। शिरूर की बात करें, शिरूर जो है, शिरूर नहीं, पहले हम बात करेंगे मुंबई उत्तर की। मुंबई उत्तर, ये रही मुंबई। हुआ क्या कि बोरीवली नाम से मुंबई में एक विधानसभा सीट है, बोरीवली, और यहां से गोपाल चिन्नैया शेट्टी, गोपाल शेट्टी उनका ज्यादा प्रचलित नाम है, ये विधायक बने। तो बात है वर्ष 2012 की और दिन था 19 अगस्त का। तो वहां मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में एक होटल में ज्योतिष सम्मेलन था और हम भी वहां पहुंचे। हमारे बहुत अच्छे मित्र, वरिष्ठ मित्र नितिन गोटी जी के कहने पर उनके सम्मेलन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 19 अगस्त 2012 वहां गोपाल शेट्टी जी पधारे थे। अब गोपाल शेट्टी जी को याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही बार की बात है, उसके बाद कभी भेंट नहीं हुई। जब वो सत्र समाप्त हुआ, उद्घाटन सत्र, और वे स्टेज से उतरकर बाहर जाने लगे, तब हमारी उनसे दुआ सलाम हुई, राम राम हुई, और हमने उनसे कहा कि गोपाल जी ध्यान रखिएगा, एक दिन आप इस क्षेत्र के सांसद बनेंगे 12 में, और वे बने 19 में, 7 साल पहले, पौने 7 साल पहले। वो एक ही बार की भेंट है, फिर कभी उनसे भेंट हुई नहीं, तो उनको याद होगा कि नहीं होगा एक और बात है, लेकिन हमें याद रखने की बीमारी है, बातें, तारीख है, हमारा काम है। तो 19 में गोपाल शेट्टी जीते यहां से, मुंबई उत्तर से। लेकिन हुआ क्या कि 2024 में मोदी मंत्रिमंडल का बड़ा नाम, राज्यसभा सदस्य पीयूष गोयल को भाजपा ने यहां से उतारा और गोपाल शेट्टी का टिकट काट दिया। बड़े निराश हुए, उन्होंने मीडिया में भी कहा, अपनों से दर्द प्रकट किया, भाई मेरा कसूर क्या था। क्योंकि गोपाल शेट्टी ने पिछली बार 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की थी, मार्जिन इतना बड़ा, 4.5 पौने 5 लाख, फिर भी टिकट काट दिया क्योंकि पीयूष गोयल को लड़ाना था। तो हमारे हिसाब से यहां से पीयूष गोयल जीत रहे हैं और जीत जाएंगे सम्मानजनक ढंग से। भाजपा को सीट फिर से मिलने जा रही है, गोपाल शेट्टी न सही, पीयूष गोयल ही सही। फिर देखिए, हम मुंबई उत्तर पूर्व की बात करें तो मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर पूर्व पर क्या हुआ कि पिछली बार भाजपा ने नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा था और यहां से अपने प्रत्याशी जो हैं टिकट काट दिया उनका। टिकट काटने के बाद में उद्योगपति मनोज कोटक को दिया टिकट यहां से। अब 24 में उनका टिकट काटकर मिहिर कोटेचा को दिया गया है। शिवसेना की तरफ से
उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से यहाँ अपने खाते में इस सीट पर प्रत्याशी है वो संजय दीना पाटिल, जो पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे, वे हैं। तो हमारी जो गणना है वो ये तो कह रही है कि यहां चुनावी लड़ाई अच्छी बन पड़ी है। किरीट सोमैया का टिकट काट के दिया था मनोज कोटक को, लेकिन ये जो लड़ाई चाहे अच्छी बन पड़ी हो, मिहिर कोटेचा चाहे अच्छे ढंग से लड़े हो, चाहे भाजपा का यहां जोर रहा चुनावी लड़ाई में, लेकिन अंक ज्योतिषीय गणना जो है वो ये कह रही है कि शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे के संजय दीना पाटिल यहां से जीतेंगे और ये सीट महागठबंधन महाविकास युति नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास युति कहा जाता है एनडीए गठबंधन को और महाविकास अघाड़ी कहा जाता है कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के गठबंधन को, यानी कि एक तरह से इंडिया गठबंधन ही है ये। तो यहां से हमारे हिसाब से संजय दीना पाटिल शिवसेना यूबीटी के जीतेंगे। अब मुंबई उत्तर मध्य की बात करें तो यहां से क्या हुआ है, 2 बार की सांसद पूनम महाजन, भाजपा के दिग्गज नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन की सुपुत्री, उनका टिकट भाजपा ने इस बार काट दिया और भाजपा ने यहां से टिकट काट कर उतार दिया। हालांकि हमने जब गणना की थी तब तक कोई प्रत्याशी नहीं उतरा था, कांग्रेस का भी नहीं उतरा, भाजपा का, तो हमने पार्टियों के हिसाब से गणना की और पार्टियों के हिसाब से गणना करने में भी क्या हुआ, ये सीट जाती दिखी भाजपा के खाते में। अब भाजपा का वहां से प्रत्याशी उतर गया और प्रत्याशी की गणना भी शामिल कर ले तब भी परिणाम में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी भविष्यवाणी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, भाजपा ही ये सीट जीतेगी, मुंबई उत्तर मध्य। चलिए अब बात करते हैं रायगढ़ की। तो रायगढ़ जो है यहां क्या हो रहा है, एनसीपी की तरफ से पिछली बार प्रत्याशी थे एनसीपी की प्रदेश शाखा यानी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, जो मंत्री भी रहे एनसीपी जब सरकार में शामिल थी, उद्धव सरकार में उस समय। अब बंटवारा हुआ तो अजित पवार के साथ सुनील तटकरे आ गए और एनडीए में ये जो सीट है रायगढ़ ये मिली अजित पवार की एनसीपी को। तो जो एनसीपी के सुनील तटकरे हैं इनके सामने शिवसेना उद्धव ठाकरे को ये सीट मिली, उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा अनंत गीते को। अब हुआ क्या कि 2019 में सुनील तटकरे यहां से जीते थे और अनंत गीते दूसरे स्थान पर रहे, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा। हमारी गणना ये कह रही कि इस बार हिसाब बराबर हो जाएगा, पिछली बार का हिसाब चुकता कर देंगे अनंत गीते और जीत जाएंगे, यहां से सुनील तटकरे को निराश होना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब, ये बात हो गई रायगढ़ की, पुणे की बात करते हैं। पुणे में क्या हुआ कि 2014 में भाजपा ने नया प्रत्याशी उतारा अनिल शिरोले के रूप में और 2019 में टिकट बदल दिया गया यहां से और टिकट बदलकर गिरीश बापट को दिया गया। गिरीश बापट ने भी सीट निकाल ली, मार्जिन था लगभग 3.25 लाख के आसपास, इतने वोटों का अंतर था। दुर्भाग्यवश प्रभु की इच्छा गिरीश बापट का निधन हो गया, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव की नौबत तो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो जो अवधि शेष थी लोकसभा की वो तकनीकी कारणों से उपचुनाव के लायक नहीं थी, तो उपचुनाव नहीं हुआ। अब भाजपा ने यहां पर मुरलीधर मोहोल को टिकट दिया है, नया चेहरा है लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों का पका हुआ नाम है, लोकसभा चुनाव की लड़ाई में नया चेहरा है, वो बात दूसरी है। कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी में ये सीट मिली और कांग्रेस के रविंद्र हेमराज धांगेकर ये मैदान में है, लेकिन गणना बहुत निर्मम होती है। अब ये संयोग की बात है कि भाजपा का प्रत्याशी 2014 में नया था, 19 में नया आया, 24 में नया है,
सीट पार्टी के खाते में ही गई 14-19 में, प्रत्याशी बदल गया। हमें लगता है इस बार भी यही होगा कि प्रत्याशी तो भाजपा ने बदला है, लेकिन यहां की जनता पार्टी नहीं बदलेगी, वो भाजपा के साथ ही रहेगी और ये सीट भाजपा जीत सकती है। मुरलीधर किशन मोहोल जीत सकते हैं। पुणे के बाद में अब हम बात करते हैं बारामती की। बड़ी उठापटक वाली ये सीट, शायद महाराष्ट्र में सबसे बड़ी उठापटक वाली अगर कोई सीट इस लोकसभा चुनाव में बनी है तो वो बारामती है। बारामती एक तरह से अगर यूं भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा कि ये शरद पवार का गढ़ है और पिछले कुछ चुनाव से यहां उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले जीतती आ रही हैं। अब हुआ क्या कि एनसीपी मट गई और सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, अब किसका सौभाग्य और किसका दुर्भाग्य ये तो अलग अलग दिशा और खेमे की बात है कि अजित पवार अपने चाचा जी से बगावत करके पार्टी उधर ले गए एनडीए में और निर्वाचन आयोग ने उनकी पार्टी को ही असली एनसीपी बता दिया, मान लिया। अब दोनों एनसीपी आमने सामने। तो हुआ ये कि महाविकास आघाड़ी में तो ये सीट स्वाभाविक है, शरद पवार के खेमे को ही जानी थी। एनडीए में भी अब मिली या ली ये दूसरी बात है, लेकिन अजित पवार की एनसीपी को ये सीट मिली या उन्होंने ली, जो भी है। हुआ ये कि सुप्रिया सुले को शरद पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी घोषित किया बारामती से और स्वाभाविक था, उसमें कुछ आश्चर्य जैसी बात नहीं थी। 2-2.5 घंटे के अंदर ही इसी लोकसभा सीट से अजित पवार ने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती सुनेत्रा पवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब लड़ाई बड़ी भाभी और छोटी ननद में हो गई। चुनावी लड़ाई, प्रभु करे परिवार हमेशा एक रहे, वो कभी अलग नहीं हो, लेकिन चुनावी लड़ाई है। चुनावी लड़ाई में तो शरद पवार जो है, इन्होंने अपने बड़े भाई का भी विरोध किया था चुनाव में, बिल्कुल पहले मामले में। दोनों के दल अलग अलग थे, ये कांग्रेस में थे और वो दूसरे दल में थे। तो ये जो लड़ाई है, पूरा महाराष्ट्र इधर निगाहें। हमारे पास सैकड़ों मित्रों के, परिचितों के, शुभचिंतकों, पत्रकारों के फोन आ चुके हैं। गुरुजी ये बताओ यार, ये बारामती का क्या रहेगा, ये बड़ी दिलचस्प सीट। तो हम तो सपाट ढंग से कह रहे हैं कि सुप्रिया सुले के अंकों के आगे सुनेत्रा जी के अंक कहीं टिक नहीं रहे हैं। हमारे हिसाब से तो लगातार एक बार फिर से सुप्रिया सुले यहां से जीतने जा रही हैं और अजित पवार की एनसीपी और सुनेत्रा पवार जी को यहां पराजय का सामना करना पड़ेगा। यानी शरद पवार का कब्जा यहां बरकरार रहेगा, प्रकारांतर से यह भी कह सकते हैं। और अब हम बात करते हैं तो शिरूर की। शिरूर में क्या हुआ, वो फिर मामला आ गया। दोनों एनसीपी आमने सामने, यानी एनडीए की तरफ से भी एनसीपी अजित पवार को मिल गई सीट और महाविकास आघाड़ी में एनसीपी शरद पवार को सीट मिल गई। अब दोनों के चक्कर में हमें लगता है कि शरद पवार वाली एनसीपी की जो डॉक्टर अमोल कोल्हे हैं, ये बहुत भारी पड़ रहा है। इतने भारी तो पड़ रहे हैं कि सीट निकाल लेंगे। पिछली बार एनसीपी के यही अमोल कोल्हे जीते थे, लेकिन तब एनसीपी अविभाजित थी। अब ये शरद पवार वाले खेमे में जीत जाएंगे, हमें ऐसा लगता है। शिरडी की बात करें, साईं बाबा का आशीर्वाद किसके साथ रहेगा, जरा ये देखें तो ये है कि ये दोनों शिवसेना यहां पर है। मतलब निर्वाचन आयोग वाली शिवसेना जो शिंदे वाली है, वहां से उनके निवर्तमान सांसद अविभाजित शिवसेना के सांसद सदाशिव किसान लोखंडे मैदान में, सदाशिव किसान लोखंडे, और यूबीटी की तरफ से भाऊ साहब बागचौरे मैदान में। लड़ाई तो आसपास की है, निकट की लड़ाई है, संघर्ष कठिन है। शायद धरातल पर लोगों को ये निर्णय करने में, आकलन करने में भी जोर आ रहा होगा कि भाई कौन जीतेगा। इतनी आसपास की लड़ाई बन पड़ी है। लेकिन वही बात है ना, ज्योतिषीय गणना में हो चाहे मतदान में हो, मतगणना में,
एक ही आदमी जीतेगा ना। टाई तो होता नहीं है मैच, न ज्योतिष में न राजनीति में। चाहे एक वोट से हो, चाहे हमारे यहां एक अंक के अंतर से हो, वो विजय जा रही है शिवसेना यूबीटी के भाऊ साहब वाघ चौरे के खाते में। बीड़ की बात करें तो भाजपा ने यहां फिर ये भी कह सकते हैं कि उठापटक कर दी टिकट के मामले में, और ये भी कह सकते हैं कि नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा लफड़ा हो गया, ये क्या चक्कर है, उठापटक कर भी दी और उठापटक नहीं भी की। बिल्कुल सही है। कैसे मित्रों, उठापटक तो यूं कर दी कि अब तक जैसे हुआ ये कि 3 जून 2014 को शपथ लेने के एक सप्ताह बाद जब प्रातःकाल दिल्ली में एक कार एक्सीडेंट में, दुर्घटना में भाजपा के बहुत बड़े चेहरे गोपीनाथ मुंडे जी का देहांत हुआ, तो उसके बाद के उपचुनाव में और फिर उसके बाद के बड़े चुनाव में 19 में उनकी छोटी बेटी प्रीतम मुंडे को टिकट भाजपा ने दिया था। वो दोनों बार जीती, अच्छे अच्छे अंतर से जीती। जैसे 2019 में उनकी जीत जो है वो लगभग 1.5 से 2 लाख मतों में थी। उससे पहले वो उनका जो विजय का मामला था वो था 5 लाख से ऊपर संभवतः, अगर हमें सही याद है तो। खैर, तो इसलिए उनका टिकट बदलकर पंकजा मुंडे को दे दिया। ये पहली बार लड़ने जा रही है लोकसभा, तो ये तो उठापटक कर दी। और उठापटक नहीं की एक तरह से, वो कैसे, वो इसलिए कि पंकजा मुंडे प्रीतम मुंडे की बड़ी बहन है, तो टिकट परिवार में ही रहा है, तो इस हिसाब से तो कोई बड़ी उठापटक कोई नहीं, परिवार ही तो लड़ रहा है, चेहरा बदल गया। एनसीपी की तरफ से बजरंग सोनवणे मैदान में है। एनसीपी कौन सी? महाविकास आघाड़ी में कौन सी एनसीपी है? शरद पवार वाली। हमें लगता है कि ये सीट फिर से मुंडे परिवार में ही रहेगी। हालांकि वो पंकजा मुंडे पालवे, ससुराल की उनकी जाति पालवे, तो वैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मुंडे तो हैं, तो मुंडे परिवार में सीट रहेगी। और हमें लगता है कि पंकजा मुंडे या पंकजा मुंडे पालवे यहां से जीत जाएगी। सीट का नाम है बीड़। सोलापुर की बात करते हैं। सोलापुर कहाँ गया? सोलापुर, देखिए सोलापुर में क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो सुशील कुमार शिंदे, जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा, सुशील कुमार शिंदे लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। तो पिछली बार हारे थे 2019 में। इस बार उनकी बेटी सुश्री प्रणीति शिंदे मैदान में है। हमें लगता है, अच्छा हाँ, एक बात और, भाजपा ने भी क्या किया, यहां से राम सातपुते को खड़ा करके टिकट बदल दिया। पिछली बार महाराज जी को टिकट दिया था, इस बार महाराज जी की बजाय इन्हें टिकट दिया है, राम जी को। तो हमें लगता है कि दोनों ही तरफ से प्रत्याशी नए हैं, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा पार्टी के अनुसार देखें तो। ये सीट भाजपा के खाते में ही जाती दिख रही है। सोलापुर। सांगली की बात करें तो सांगली में भाजपा के संजय काका पाटिल पिछली बार जीते थे लगभग 1.5 से 2.25 लाख मतों के अंतर से। इस बार फिर से मैदान में संजय काका पाटिल। मुंबई की एक सीट पर वह शिवसेना के प्रत्याशी संजय दीना पाटिल, और ये संजय काका पाटिल है। नाम का अंतर ध्यान रखिएगा, पार्टी का अंतर ध्यान रखिएगा। वहां संजय दीना पाटिल जीत रहे हैं मिहिर कोटेचा के सामने, ध्यान है ना, याद रखिएगा। और यहां संजय काका पाटिल के सामने चंद्रहार पाटिल शिवसेना यूबीटी के मैदान में। लेकिन हमें लगता है कि परिणाम में अंतर नहीं पड़ेगा। इस बार फिर से भी भाजपा जीतती दिख रही है और संजय काका पाटिल जीतते दिख रहे हैं। कहां से? ये सीट है सांगली। आइए अब इस क्रम में अंतिम सीट लेते हैं। वैसे तो सीटें 48 से बहुत है, लेकिन हमने कहा ना चुनिंदा सीटों की ही रोचक चर्चा करेंगे। बाकी सारी सीटों के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जो है वो देखिए, महाराष्ट्र का 2 भागों में। अब बात करते हैं कोल्हापुर की। तो कोल्हापुरी चप्पलें प्रसिद्ध हैं एक तो, लेकिन इनसे भी बहुत बड़ी बात के रूप में सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कोल्हापुर का नाम, जिनके कारण से पूरे विश्व में
ध्वज फहरा रहा है भारतवर्ष का। आपको पता है? अरे माता सरस्वती की साकार मूर्ति जो अब सशरीर दुनिया में नहीं है, लता मंगेशकर जी, उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का पूरा परिवार, एक परिवार का हर सदस्य, आशा जी हों, उषा जी हों, मीना जी हों, किरदयनाथ जी हों, सब अद्भुत कलाकार। दूसरे, लता जी की चचेरी बहनें पद्मिनी कोल्हापुरे, बड़ा नाम ये है। अब जान गए ना कोल्हापुर। कोल्हापुर में क्या हुआ है कि यहां से भाजपा और शिवसेना, इसकी बात करें एनडीए और महाविकास आघाड़ी की, तो पिछली बार शिवसेना अविभाजित थी, तो भाजपा ने इस बार भी ये सीट शिवसेना को दे दी। लेकिन ये शिवसेना कौन सी है? एकनाथ शिंदे वाली। और वो जो निवर्तमान सांसद है संजय मांडलिक, वो इधर आ गए और अब इधर से शिंदे वाली शिवसेना से प्रत्याशी है। उधर से क्या हुआ कि साहू जी, शाह जी, छत्रपति को कांग्रेस ने उतार दिया, क्योंकि महाविकास आघाड़ी से पिछली बार ये सीट मिली थी अविभाजित एनसीपी को, और इस बार जो है वो मिली है कांग्रेस को। खाता बदल गया, खाता बदल गया वो भले ही, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा, ऐसा हमारा ज्योतिषीय आकलन कह रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि ये सीट एक बार फिर से शिवसेना जो है वो खो सकती है, क्षमा कीजिए, कांग्रेस खो सकती है, और ये सीट जा सकती है शिवसेना शिंदे के प्रत्याशी संजय सदाशिवराव मांडलिक के खाते में। तो ये कुल मिलाकर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का हमारा आकलन है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मामला है, ये क्या मामला है? ये है कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। भाजपा को मिलने जा रही हैं 18 सीटें, इनके साथ शिवसेना शिंदे को 6 सीटें, एनसीपी अजित पवार को 2 और आरएसपी को 1, यानी एनडीए को 27 सीटें 48 में से मिलती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना यूबीटी को 10, एनसीपी शरद पवार को 8 और कांग्रेस को 3, तो 10 और 8 18 और 3 21 सीटें महाविकास आघाड़ी कहिए चाहे इंडिया गठबंधन कहिए उससे मिलने जा रही हैं। ये 27 और 21 का आंकड़ा है। हालांकि भाजपा वाले, एनडीए वाले खुद ये मानते हैं इस बार राजनीतिक रूप से कि हाँ भाई, पिछली बार हम लोगों ने 48 में से 41 जीती थी, इस बार हमें 10-12 सीटों का नुकसान तो हो रहा है। लेकिन हमारे आकलन से थोड़ा 2-3 सीट ज्यादा हो रहा है, उन्हें 14 सीटों का नुकसान हो रहा है और 27 सीटें एनडीए को मिल सकती है। हम मित्रों, हमें क्या मिल सकता है आपसे? तो आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका साथ। वो कैसे? पहले तो ऐसे कि आपने अगर अभी तक भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और दूसरे ये कि ये जो वीडियो है इसे अधिकाधिक देखिए और दिखवाइए, आगे वायरल कीजिए, अपने मित्रों को दिखाइए, संबंधियों को, परिचितों को, और उनसे ये कहिए कि भैया देखो, अंक ज्योतिष में ये अद्भुत क्षमता है कि सेफोलॉजिकल सर्वे और आकलन की भांति ये भी अपना आकलन ऐसे रख सकती है। बस हमारा यही संघर्ष है। हमारा काम तो प्रभु कृपा से चल ही रहा है, लेकिन अंक ज्योतिष के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, अब इस वीडियो में बस इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।